Hello everyone, welcome back to this channel. I am Diksha. So as we know that we are discussing our book number 1 of political science, that is contemporary world politics. We are on chapter number 3, or we can say as per old book we are on chapter number 5 of this book as of now. Right, so today we are going to start our new chapter, that is contemporary South Asia. कंटेम्परेरी साउथ एशिया के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे. उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि कंटेम्परेरी साउथ एशिया पर एकदम से डाइवर्जन आया कैसे. देखिए, बेसिकली क्या हो रहा था कि अभी तक हम पूरी की पूरी पोल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कोल्ड वॉर इरा या फिर कोल्ड वॉर के बाद की कंट्रीज़ या उनका पोस्ट कोल्ड वॉर इरा, उनकी डेवलपमेंट्स, उनके रीजन की डेवलपमेंट्स, यही सब चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं. बट साउथ एशिया जहाँ पर इंडिया है, पाकिस्तान है, इन सब कंट्रीज़ या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, ये सब कंट्रीज़ जो हैं, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर सडन ऑल ऑफ अ सडन एक अटेंशन आती है पूरे वर्ल्ड की. कब आती है? वो इंस्टेंस क्या है? जब न्यूक्लियर पावर आती है साउथ एशिया में. तो न्यूक्लियर पावर साउथ एशिया में बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान दोनों ज्वाइन करते हैं क्लब ऑफ न्यूक्लियर पावर. राइट, तो इसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन सारा का सारा फोकस पूरे ग्लोब का आ जाता है साउथ एशिया पर. राइट, तो साउथ एशिया पर फोकस क्यों आएगा? देर आर सर्टेन रीजन्स बिहाइंड दिस. तो बेसिकली सबसे पहला रीज़न, एज वी नो वेरी वेल, कि किसी ना किसी कंट्री में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चलता रहता है. तो काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, इस रीजन में जितने भी कन्फ्लिक्ट के कारण हैं उन सब की वजह से फोकस या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया. या हम कह सकते हैं वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स के चलते यहाँ का जो एरिया है वो बेसिकली यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस हम कह सकते हैं कि बहुत सारी इंसर्जेंसीज या एथनिक स्ट्रिफ आता है, रिसोर्स शेयरिंग को लेकर यहाँ पर बहुत सारे क्लैशेस आते हैं, आइडियोलॉजिकल क्लैशेस आते हैं, जिसके चलते यहाँ पर वी कैन से कि एक कन्फ्लिक्ट बनता है. और कन्फ्लिक्ट बनने की वजह से इट बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द होल वर्ल्ड. क्लियर? सो दैट वाज द सिचुएशन. आफ्टर दिस अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें तो हमें एक टर्बुलेंट मिलता है, मतलब वी कम टू नो दैट ये जो एरिया दिस मेक्स द रीजन, इस एरिया को काफ़ी टर्बुलेंट बनाते हैं. एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों को लगता है कि साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ हैं अगर वो एक साथ आ जाएं, कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, तो वो इस पूरे रीजन को डेवलप कर सकती हैं और प्रॉस्पेरस बना सकती हैं. राइट, तो कोऑपरेशन इज़ द क्रक्स. कोऑपरेशन जब जब कंट्रीज़ के बीच में आएगा तब तब वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर चलेंगे या प्रोग्रेसिव अप्रोच लेकर चलेंगे, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे. राइट, सो दैट वाज देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पूरे चैप्टर में हम ये सोचने की, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कन्फ्लिक्ट का नेचर है और अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में जो कॉपरेशन है इस पूरे रीजन के, वो कैसा है, किस कंट्री के साथ कैसे किसके रिलेशन है. मोर ओवर वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें हर जगह, हर चैप्टर में हम जो पढ़ते आए हैं कि हमारे इंडिया के साथ हम चीज़ों को रिलेट करते हैं. राइट, तो हर एक कंट्री का हम इंडिया के साथ रिलेशन भी पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में. तो सबसे पहले हम इस जो बार बार हम साउथ एशिया बोल रहे हैं, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि व्हाट वी कॉल साउथ एशिया, या फिर साउथ एशिया हमारे लिए क्या है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साउथ एशिया. राइट, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ एशिया, सो साउथ एशिया बेसिकली मीन्स कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ 7 कंट्रीज़ मिलकर साउथ एशिया को बना रही हैं. राइट, इट इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया, सो वी कैन से साउथ एशिया. सो बेसिकली लाइक इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, ये सब मिलकर साउथ एशिया बनाते हैं, दीज 7 कंट्रीज़. अगर हम जोग्राफिकल टर्म्स में बात करें या नेचर की टर्म्स में बात करें तो हिमालयाज़ इन द नॉर्थ, वास्ट Indian Ocean in the south, Arabian Sea and Bay of Bengal. Right, Arabian Sea and Bay of Bengal in west and east respectively. ये पूरा का पूरा हमें साउथ एशिया का डिस्क्रिप्शन बताता है. और यही सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है यहाँ की लिंग्विस्टिक, सोशल और कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस की का जो कारण है वो यही चीज़ें हैं. राइट,
तो क्योंकि डाइवर्स हो गया ना, बहुत वास्ट एरिया हो गया, तो वास्टनेस की वजह से डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है. सो दैट वॉज देयर. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बाउंड्रीज़ की बात करें तो हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो नॉर्थ और साउथ में तो क्लियर हैं, बट दे आर नॉट एज क्लियर इन द ईस्ट एंड वेस्ट एज दे आर इन द नॉर्थ एंड साउथ. तो ईस्ट और वेस्ट में उतनी क्लियर नहीं है. अफ़गानिस्तान, म्यांमार, इनके बारे में बात की जाती है कि हम इनको इंक्लूड करें डिस्कशन में, लेकिन कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट रहता है या एक डाउट रहता है. चाइना बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेयर है पूरे में, लेकिन चाइना को इस रीजन का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता है, राइट. तो इस पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे साउथ एशिया, तो वहाँ पर इन 7 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो 7 कंट्रीज़ हैं ये साउथ एशिया को मिलकर बनाती हैं. इसीलिए अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें साउथ एशिया के, तो हमें समझ में आता है कि साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड यट कॉन्स्टिट्यूट्स वन जियोपॉलिटिकल स्पेस. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ साउथ एशिया फॉर वी पीपल, राइट. अगर हम बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हर किसी में सेम नहीं है. पॉलिटिकल सिस्टम हर साउथ एशियन कंट्री का सेम नहीं है, राइट. तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है. इन प्रॉब्लम्स और लिमिटेशन के चलते हुए भी इंडिया और श्रीलंका दोनों ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को बरकरार रखा, मेंटेन रखा. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी इंसर्जेंसीज हुई, लिमिटेशंस थी, बट स्टिल इन लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी को या डेमोक्रेटिक सिस्टम को बरकरार रखा. तो ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं, मालदीव्स. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भूटान एंड दिस नेपाल. These are the countries we are going to discuss in detail in this chapter, right. So ये जो countries हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. As of now I told you about the contemporary South Asia. Later on we will be discussing about these countries in detail and with respect to the relation of India as well. इंडिया के साथ इनका रिलेशन कैसा था उसके बारे में भी हम बात करेंगे one by one, right. So this is all for today. Thank you so much for listening. Stay tuned.